हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गैम्सली क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। देखिए, आज है 30 अक्टूबर और आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि इस सीरीज़ में अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिसमें ऑलरेडी लगभग 50 से 52 जो है यहाँ पर इसमें वीडियोस आ चुके हैं इसी सीरीज़ पे। तो अगर आप चाहते हैं सारे ही वीडियोस जो है वहाँ पर आप जाके देखिए, स्पीड थोड़ा इंक्रीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हर सीरीज़ में हर एक लेक्चर में आपको 10 क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। तो अभी तक जो है आप आराम से देखिए तो लगभग 530-540 क्वेश्चंस जो है वो कर चुके हैं हम लोग। इस सीरीज़ में हमारा यही फोकस है कि एटलीस्ट आपको हम एबल बना पाए 40+ क्वेश्चंस जो है वो आप सही कर पाए पेपर 1 में आपके यूजीसी नेट के। और हमारा जो टारगेट है वो यही है, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 को क्रैक करना। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन को बिना किसी देरी के। पूरे वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, इस फेस्टिव सीजन में थोड़ा टाइम आप अपने लिए निकाल लीजिए, आधा घंटा 1 घंटा कम से कम जो है ये पढ़ाई का जो फ्लो है ना वो टूटेगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन द रिसर्च प्रोसेस इफ अ रिसर्चर इंटेंशनली एक्सक्लूड्स सर्टेन डेटा पॉइंट्स टू अलाइन द रिजल्ट्स विद द हाइपोथेसिस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च बायस। देखिए, बात हो रहा है रिसर्च बायस के बारे में, शोध पूर्वाग्रह के बारे में। कह रहा है कि शोध प्रक्रिया में यदि एक शोधकर्ता कुछ डेटा बिंदुओं को जानबूझकर छोड़ देता है ताकि परिणाम परिकल्पना के अनुरूप हो, उसके हाइपोथेसिस के हिसाब से जो है उसको रिजल्ट मिल जाए, तो ये किस प्रकार का शोध पूर्वाग्रह है या किस प्रकार का रिसर्च बायस है। ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सैम्पलिंग बायस, दूसरा ऑप्शन है सिलेक्शन बायस, तीसरा ऑप्शन है कन्फर्मेशन बायस और चौथा ऑप्शन है ऑब्जर्वर बायस। यानी हिंदी में अगर देखें तो सैम्पलिंग पूर्वाग्रह, दूसरा ऑप्शन है चयन पूर्वाग्रह, तीसरा ऑप्शन है पुष्टि पूर्वाग्रह और चौथा ऑप्शन है प्रेक्षक पूर्वाग्रह। बताइए इसका सही उत्तर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे और देखिए चैट सेक्शन में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ना कि लाइव चैट में लिखेंगे। याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने आंसर्स दिया करिए। लाइव चैट में आप आंसर देते हैं तो बाद में मैं आंसर्स देखता नहीं हूँ, और अगर आप वहाँ कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ अगर कोई आपको डाउट होगा तो, है ना। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी आपको लग रहा है आप लिखिए, एक एक करके हम जैसा कि करते हैं हमेशा हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके जो जो ऑप्शन इसमें होंगे सबको डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है सैम्पलिंग बायस। सैम्पलिंग बायस कब होता है? सैम्पलिंग बायस जो है ना, ये अगर सैंपल वो अनरिप्रेजेंटेटिव है, मतलब क्या हो गया कि आप जो है जो रिसर्च कर रहे हैं और जो आपने सैंपल लिया है, तो जिन लोगों को आप सैंपल लेना चाहते थे उनको आपने रिप्रेजेंट ही नहीं किया, उसमें अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल ले लिया। मतलब आप सैंपल लेने गए, सपोज करिए 15 साल से और 25 साल के जो भी आपके युवक हैं उनके, और आप क्या कर लिए, आपने इनके जगह पे 25 से 35 साल के लोगों का सैंपल ले लिया। तो ये रिप्रेजेंटेटिव हो पाएगा क्या? आप जो चाहते थे सैंपल, क्या वो लिया? क्या आपने नहीं लिया। तो ये 15 से 25 साल के जो लोगों का सैंपल आप लेना चाहते थे लेकिन आपने नहीं ले पाया, तो इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग बायस, यानी अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल ले लिया आपने, जो कि ऐसा आपके रिसर्च में हेल्पफुल होगा नहीं। तो ये जो है जो रिजल्ट की जनरलाइजेबिलिटी है, यानी कि जो सामान्यीकरण करते हो आप, जो भी आपका रिजल्ट आता है उसको, उसके लिए जिम्मेदार है सैम्पलिंग बायस। इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसमें बात कर रहा है इंटेंशनली जो है आपने जानबूझकर एक्सक्लूड कर दिया, छोड़ दिया कुछ कुछ डेटा बिंदुओं को, ताकि जो परिणाम है वो आपकी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आ पाए, जो रिजल्ट है वो आपका हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आ पाए। सिलेक्शन बायस में क्या होता है? देखिए, ये तब होता है जब ग्रुप जो है ना, वो कोई भी ग्रुप आप जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो वो कंपेयर नहीं किया जा सकता, कंपेरेबल ही नहीं है, और इससे जो रिजल्ट है वो स्क्यू हो जाता है। स्क्यू होने का मतलब क्या हो जाता है? झुक जाता है एक तरफ जो है वो आने लगता है, बायसनेस इसमें भी आ जाता है। सिलेक्शन बायस इस बारे में होता है तो ये भी नहीं होगा। कन्फर्मेशन बायस क्या होता है? देखिए, कन्फर्मेशन बायस तब होता है जब एक रिसर्चर सेलेक्टिवली क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं जो कि उनके हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा हो। तो मान लीजिए कि आप गए और आप जाके आपने सैंपल लेना स्टार्ट किया। अब आपने क्या किया कि जो जो आपके रिसर्च के हिसाब से बता रहा है उसको तो आप वहां पर इंक्लूड कर रहे हो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अगर लोग बता रहे हैं जो कि आपके रिसर्च के हिसाब से नहीं है, तो उसको आपने एक्सक्लूड कर दिया, बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन डेटा पॉइंट्स को आपने अपने रिसर्च में लाया ही नहीं, उसको वहां पर प्रेजेंट ही नहीं किया। तो उससे क्या हुआ कि आपने हाइपोथेसिस जो है ना, वो जो भी आपकी है परिकल्पना जो भी है उसके हिसाब से आपने जो है, जो रिसर्च के लिए आप वहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं या मान लीजिए कि कहीं से भी डेटा एकत्र कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपने उसको अलाइन किया ताकि आपका जो रिजल्ट है वो आपके अनुरूप आए और आपका जो यहाँ पर रिसर्च है वो पब्लिश हो जाए। तो अगर ऐसा आप कुछ करते हो तो इससे क्या हो जाता है कि
जो भी इंफॉर्मेशन जो डिसप्रूव करेगा आपके रिसर्च को, यानी कि आपके रिसर्च को सपोर्ट नहीं करेगा, उसको आपने ओमिट कर दिया, आपने लिया ही नहीं। और रिसर्च में जो है इससे क्या होता है, बायस्ड आउटकम आ जाता है। बायस्ड आउटकम मतलब जो सही रिजल्ट है वो आएगा नहीं, इसमें जो है आपके हिसाब से जो रिजल्ट है वो आया, और इसलिए ये रिसर्च जो है ना वो सही रिसर्च नहीं होगा। जो स्टडी की इंटीग्रिटी है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हैम्पर होगी, मतलब विश्वसनीयता बिल्कुल नहीं रहेगी उस रिसर्च पे, क्योंकि कोई और अगर किया और सेम रिजल्ट मिलेगा नहीं, और इससे जो है आपकी विश्वसनीयता खराब होगी। तो इससे जो अलग अलग इसके इम्पैक्ट है ना आगे चल के, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होंगे। जो रिसर्चर की पर्सपेक्टिव है वो नैरो हो जाती है, और फाइंडिंग्स जो है ना वो बाद में चल के इनवैलिडेट हो जाते हैं, मतलब उसकी वैलिडिटी कुछ रह नहीं जाएगी। और इसीलिए बचना चाहिए किसी भी तरीके के अलाइनमेंट, किसी भी तरीके का बायसनेस लाने से। और कंफर्मेशन बायस इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पुष्टि पूर्वाग्रह, है ना। तो आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे आपने दिया हो। ऑब्जर्वर बायस क्या होता है, तो ये रिसर्चर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर डेटा जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाए, है ना। आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और आपके मन में क्या चीज़ें हैं उसके हिसाब से अगर आपने जो है वहाँ पर डेटा जो इकट्ठा आप कर रहे हैं उसमें कुछ बायसनेस ला दिया, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वर बायस। ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा, सी ऑप्शन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न है, इन टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर फॉस्टरिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। यानी शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका छात्रों में विचलनात्मक सोच कौशल विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग होता क्या है, तो मान के चलिए ये एक बिंदु है ना। अगर इस बिंदु से बहुत बाहर की तरफ कई सारे ऐसे एरोज आप निकाल दीजिए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डाइवर्जेंस। और अगर एक यहाँ पर बिंदु बनाओ और कई सारे एरोज यहाँ आके लग रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका कन्वर्जेंस। ये एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप एक ही बिंदु पे फोकस करते हैं तो ये कन्वर्जेंस हो जाता है, और ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग सही चीज़ नहीं होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसमें ना व्यापकता है, यानी कि आप जो है ना एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से करने का प्रयास करते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग स्किल्स अगर स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप होते हैं, तो मान लीजिए कि आपने उनको कोई आइडिया दिया तो उसके वो 10 सॉल्यूशंस आपके सामने अलग अलग लेके आ जाएंगे। और इससे क्या होता है, इससे नवाचार, इनोवेशन भी आता है कहीं ना कहीं जो है। अगर ऐसा करते हैं वो, तो इससे वो कुछ इन्वेंट भी कर पाते हैं, कुछ क्रिएट भी कर पाते हैं। तो कह रहा है कि बताइए शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका छात्रों में विचलनात्मक सोच कौशल विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग स्किल किससे जो है सबसे ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पर फॉस्टर होगा। पहला ऑप्शन आपके सामने है डिबेट ऑन करंट इशूज़, यानी समसामयिक मुद्दों पर बहस। दूसरा ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड एस्से राइटिंग, यानी संरचित निबंध लेखन। तीसरा ऑप्शन है लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, यानी व्याख्यान आधारित निर्देश। और चौथा ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस टेस्टिंग, यानी बहुविकल्पीय परीक्षण। अब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 लिख के और नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और बता दीजिए किस तरीके से जो है बच्चों को आप ये डाइवर्जेंट थिंकिंग स्किल सीखने में मदद करेंगे, कैसे जो है उनको आप डाइवर्जेंट थिंकिंग स्किल की तरफ ले जाएंगे। एक एक ऑप्शन डिस्कस करते हैं, आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिबेट करंट इशूज़ पे, तो अगर आप डिबेट कराते हैं ना, तो डिबेट कराने से होता क्या है ना, समसामयिक मुद्दों पर बहस कराने से होता क्या है कि यहाँ पर डिफरेंट आइडियाज़ जो है वो आते हैं। क्योंकि देखिए डिबेट होगा तो मैं अपना पक्ष रखूंगा, सामने वाला अपना पक्ष रखेगा, और वहाँ से क्या होता है ना, कुछ फ्रूटफुल निकल जाता है। डिबेट स्टूडेंट्स को क्या करता है, बढ़ावा देता है कि वो अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग नज़रिया जो है वो सोचे उसके बारे में, और इससे डाइवर्जेंट थिंकिंग स्किल जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर होता है ना। तो इससे क्या होता है, यूनिक व्यू पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि अलग अलग बहुत ही जो है यूनिक तरीके के वहाँ पर नज़रिया देखने को मिलता है। ऑपोजिंग आर्गूमेंट को हम कंसीडर करते हैं, साथ ही साथ हमारे अंदर जो है ना सहिष्णुता भी आता है, यानी कि हम दूसरों को भी उनकी भी बातों को सुने, सिर्फ अपनी ही बात ना कहें। और इसके साथ साथ जो है ना वो क्रिएटिविटी, रचनात्मकता भी यहाँ पर फॉस्टर होती है। अगर एक डिबेट हो रहा है और स्टूडेंट्स जो है वो एक टॉपिक को एनालाइज कर रहे हैं, क्रिटिकली उसके बारे में सोच रहे हैं, स्पॉन्टेनियस रीजनिंग दे रहे हैं वहाँ पर, तो ओपन एंडेड अप्रोच होता है। ओपन एंडेड अप्रोच मतलब क्या होता है कि बिल्कुल ही खुले तरीके से यहाँ पर आपस में एक दूसरे के बातों को सुना जा रहा है, और उसके ऑपोजिट में अगर मेरा कोई पक्ष है मैं रख रहा हूँ। और इससे क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चीज़ें होती हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होता है अलग अलग टाइप के आइडियाज़ लाने के लिए। और इसी से जो है ना वो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो फॉस्टर होता है, यानी कि विचलनात्मक सोच जो है उसका विकास होता है, उस कौशल का विकास होता है। तो डिबेट जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, समसामयिक मुद्दों पर बहस। अगला ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड एस्से राइटिंग। देखिए आपने स्ट्रक्चर्ड एस्से राइटिंग की बात की, तो आपने क्रिटिकल थिंकिंग को तो प्रमोट किया,
लेकिन स्पॉन्टेनियस आइडियाज़ कैसे आएंगे? एस्से राइटिंग आप कराओगे तो एक ही बच्चा तो अपना एस्से लिखेगा खुद का, इसमें जो है वो ग्रुप वर्क कहाँ हुआ, वो टीम वर्क कहाँ हुआ, वो कोलैबोरेशन वाला चीज़ जो सहयोग के माध्यम से और एक दूसरे के बातों को अगर हम यहाँ पे कटाक्ष करेंगे तो उसके लिए अपने नए नए आइडियाज़ लाएंगे, वो कहाँ पे आएगा? तो ये नहीं होगा। लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्स ये ऐसे ही हटा दीजिए। अगर व्याख्यान आधारित निर्देश आप दे रहे हैं तो वहाँ पर जो है ना किसी भी तरीके का एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, एक्टिव नहीं है बच्चा, पैसिव है, और स्टूडेंट एंगेजमेंट या क्रिएटिविटी बिल्कुल लिमिटेड होती है। मल्टीपल चॉइस टेस्टिंग जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं तो ये फोकस करते हैं सिर्फ करेक्ट आंसर्स पे, यहाँ पर अलग अलग आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना नहीं होता, ये क्लोज एंडेड अप्रोच है, याद रखिएगा। यानी कि जैसे हमने ओपन एंडेड बात किया ना इसके बारे में, डिबेट के बारे में, तो ये क्लोज एंडेड है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सामने दिख रहा है कि हाँ कौन से हैं, इनमें से चुनना है होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, समसामयिक मुद्दों पर बहस। और आई होप कि आपने इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो, है ना। वीडियो में अगर अभी जुड़ रहे हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं तीसरे क्वेश्चन को। इन आईसीटी द एबिलिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स इन कॉम्प्लेक्स डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड। बताइए आईसीटी में बिना स्पष्ट प्रोग्रामिंग के जटिल डेटा में पैटर्न को पहचानने की कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मेंशन कर देंगे, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन मशीन लर्निंग है, दूसरा ऑप्शन है डेटा माइनिंग, तीसरा ऑप्शन है न्यूरल नेटवर्किंग और चौथा ऑप्शन है पैटर्न रिकॉग्निशन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और देखिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेके आता हूँ और काफ़ी अच्छे तरीके से रोज बैठ के सोचता हूँ कि किस तरीके से नए नए जो है प्रश्न आपके सामने मैं ला सकूँ, क्योंकि टॉपिक्स लिमिटेड हैं लेकिन हमारे पास क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल इस पर अलग अलग बन सकते हैं। तो देखिए एक एक ऑप्शन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है मशीन लर्निंग। पूछ क्या रहा था? पूछ रहा था कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एबिलिटी जो है ना पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने की, कॉम्प्लेक्स डेटा में से बहुत ज़्यादा जटिल यहाँ पर डेटा है और उसमें से पैटर्न को पहचानना है, इसकी मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? ये एक तरीके से अब मान लीजिए ना कि सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर कैसा है? ये जो है ना खुद से सीखता है। इंटेलिजेंस अगर इसके पास खुद का है तो यानी कि ये धीरे धीरे करके खुद से सीख रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग जो है ना वो ज़रूरत नहीं है उसका, बिना स्पष्ट प्रोग्रामिंग के। तो बताइए इनमें से क्या होगा? तो इसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग, यही इसका सही उत्तर होगा। आई होप कि इसका सही उत्तर नीचे आपने कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। देखिए मशीन लर्निंग एनेबल करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कि वो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करे। और कैसे ये करता है मशीन लर्निंग? नाम से ही समझ में आ रहा है, मशीन लर्निंग यानी यहाँ पर हम ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग खुद से नहीं देते हैं। मान लीजिए कि आप जो है गूगल असिस्टेंट यूज करते हैं, और वहाँ पर क्या हुआ कि जैसे जैसे आप उससे इंटरेक्ट करते जाएंगे तो वो आपके बातों से कॉन्टेक्स्ट खोजेगा, संदर्भ समझेगा कि आप कैसे बात करते हैं, आप क्या पूछते हैं, क्या आप जो है किस टाइप का इंग्लिश है आपका, है ना। सारी चीज़ों को वो वहाँ पर जो है ना उसके संदर्भ में वो चीज़ों को आपको देता जाएगा और धीरे धीरे ट्रेन होता जाएगा। और अगर इसको हम करें बहुत लार्ज डेटा सेट्स पे, मतलब मान लीजिए डेटा सेट बहुत बड़ा है और उसके ऊपर अगर हम ट्रेनिंग दें तो और ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। ये रिलेशनशिप बिल्ड करने लगेगा और खुद से ही जो है ना कुछ क्रिएट करने लगेगा। इसमें एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है हर सिनेरियो के लिए। पहले क्या होता था कि जो प्रोग्रामर्स होते थे, जो इंजीनियर्स होते थे, उनको हर एक सिचुएशन के लिए प्रोग्रामिंग करना पड़ता था कि अगर यूज़र ने ये चीज़ पूछ दिया तो इसका उत्तर क्या होगा, वो वहाँ पर वो प्रोग्राम करते थे, कोडिंग करते थे उसका। लेकिन आज के डेट में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से जो है, इसके पास एक बुद्धिमत्ता है, एक इंटेलिजेंस है, और ये खुद से ही जो है ना सीखता रहता है और बहुत प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है। ये जनरेटिव एआई इसको हम बोलते हैं, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये खुद से ही जो है ना अपने लर्निंग को और बेहतर बनाता जाता है समय के साथ। तो जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है ना, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। और देखिए मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से एक होता है। जब भी कंप्यूटर वाली बात आती है तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ टेक्नोलॉजी में, मैं आपको बता दूँ। और नए नए टेक्नोलॉजी क्या, कौन से नए प्रोसेसर्स आ रहे हैं, किस टाइप के जो है नए नए चिप्स आ रहे हैं। जैसे कि आपके अभी जो है स्नैपड्रैगन का एक 8 एलीट आया है चिपसेट। बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट होता है ये सारी चीज़ों में, इसीलिए जो है ज़्यादा मैं यहाँ पर एक्साइटेड हो जाता हूँ जब भी आईसीटी की बात आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो है ना ये नए डेटा को अडॉप्ट करता है, एक्यूरेसी को इंप्रूव करता है, साथ ही साथ प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर प्रेडिक्शन वगैरह देना हो ट्रेंड के हिसाब से, क्या ट्रेंड चल रहा है अभी, और उस ट्रेंड के हिसाब से प्रेडिक्शन देना हो, तो इसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। इमेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, कोई भी अगर फोटो है, आजकल आप देख रहे होंगे ना कि गूगल में भी ये सुविधा आ चुका है, बहुत सारे मोबाइल फोन्स में आ चुका है कि आपने एक फोटो क्लिक किया और उसके बारे में तुरंत जानकारी आपको दे देगा वो। तो ये क्या है? इमेज रिकॉग्निशन से है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब आप कैसे बात करते हैं उसके हिसाब से वो भी जो है आपसे बात करने लगता है। तो नेचुरल लैंग्वेज को भी वो पहचान जा रहा है। आप पॉज लेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ बोलना स्टार्ट कर देगा, वो समझेगा कि हाँ बोलने के बीच में पॉज लेना होता है।
तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग जो मशीन लर्निंग मॉडल्स थे ना, वो पैटर्न्स जो है वो नहीं सीख पाते थे, उसके लिए कोडिंग करना पड़ता था। और यहाँ पर मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं, यहाँ पर पैटर्न जो है वो एक्सपीरियंस के थ्रू आता जाता है और एक कोर कंपोनेंट है। अगर हम बात करें मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यही इसका सही उत्तर होगा। डेटा माइनिंग जो है फोकस करता है पैटर्न्स को डिस्कवर करने में डेटा में, और एडाप्टिव लर्निंग नहीं होता है यहाँ पर। न्यूरल नेटवर्किंग क्या होता है? ये एक मशीन लर्निंग मॉडल है और ये ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। याद रखिएगा, हमारा जो ब्रेन काम करता है ना, वैसा ही इसको भी बनाया गया न्यूरल नेटवर्किंग को। और ये पैटर्न रिकॉग्निशन से ही सिर्फ इसका मतलब नहीं होता, इसमें बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, तो ये भी नहीं होगा। पैटर्न रिकॉग्निशन जो होता है ना, ये मशीन लर्निंग का एक टास्क है ना, इसका इंटायर स्कोप नहीं है, पूरी तरीके से मशीन लर्निंग इसी के ऊपर नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन। आई होप इसका सही उत्तर आपने दिया हो। और देखिए, एक्सप्लेनेशन में काफ़ी समय चला जाता है क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, क्लासेस को बीच में छोड़ के मत जाया करिए, आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ। बिल्कुल डिसिप्लिन होकर क्लासेस देखा करिए। चौथा क्वेश्चन है, इन द स्टडी ऑफ पीपल एंड डेवलपमेंट विच थ्योरी सजेस्ट दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलोन डज नॉट गारंटी सोशल प्रोग्रेस विदाउट एड्रेसिंग इनइक्वालिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। इस टाइप के प्रश्न अगर आप डेली करना चाहते हैं, डेली जुड़ा करिए इन सेशन से। व्यक्ति और विकास के अध्ययन में कौन सी सिद्धांत यह सुझाव देती है कि असमानता को संबोधित किए बिना आर्थिक विकास अकेले सामाजिक प्रगति की गारंटी नहीं देता है? पहला ऑप्शन है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, आधुनिकरण सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन है डिपेंडेंसी थ्योरी यानी निर्भरता सिद्धांत। तीसरा ऑप्शन है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी यानी मानव पूंजी सिद्धांत। और चौथा ऑप्शन है फंक्शनलिस्ट थ्योरी यानी कार्यात्मकतावादी सिद्धांत। तो बताइए इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में जाके, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में जाकर और इसका सही उत्तर मेंशन कर देंगे। आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा? पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में ये क्वेश्चन है और एक ऐसी थ्योरी पूछ रहा है जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना, सिर्फ ये नहीं गारंटी करेगा कि इनइक्वालिटी को जब तक आप एड्रेस नहीं करोगे सोशल प्रोग्रेस नहीं होगा। ऐसा ये कहता है कि सामाजिक प्रगति अगर करना है तो आपको आर्थिक विकास के साथ साथ असमानता को संबोधित करना पड़ेगा। बताइए कौन सा थ्योरी ऐसा कहता है? पहला है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी सजेस्ट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करता है, ये आर्थिक विकास के बारे में बात करता है। ये कहता है कि भाई आर्थिक विकास जो है ना, ये नेचुरली आपको सोशल चेंज की तरफ ले जाएगा। ऐसा ये कहता है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कि आपने अगर आर्थिक विकास कर दिया, किसी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, तो उसका जो सोशल प्रोग्रेस है वो हो जाएगा। ऐसा ये कहता है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, यानी कि ये इसके उलट है, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या आर्गू करता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ यही नहीं आपको गारंटी करेगा सोशल प्रोग्रेस, है ना। इकोनॉमिक प्रोग्रेस अलोन डज नॉट गारंटी सोशल प्रोग्रेस, है ना, बल्कि खासतौर से अगर अनइक्वल सोसाइटीज़ हैं, ऐसे सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा असमानता देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर भेदभाव देखने को मिलता है, तो ये थ्योरी जो है ना, ये कहता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, खासतौर से भारत जैसे देश में, कि इकोनॉमिक गेन जो है ना वो बेनिफिट कर सकता है एलिट्स को, यानी जो ऊपर तबके के लोग हैं उनको, लेकिन जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास है ना, वो स्टैग्नेंट ही रह जाता है। जो नीचे के हमारे हाशिए पर रहने वाली कम्युनिटी है ना, वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट रह जाती है। मतलब स्टैग्नेंट का मतलब रुकी रह जाती है और बिल्कुल ठहराव आ जाता है। और इससे डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट का ये मानना है कि अगर आप इनइक्वालिटी एड्रेस करना चाहते हैं, अगर असमानता को आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ आपको क्या करना होगा? आपको इनइक्वालिटी भी ख़त्म करना होगा। यानी किसी भी तरीके का भेदभाव जो है ना, आप ख़त्म करिए समाज से, लोगों के दिमाग में बात डालिए। और मैं भी ये बात कहता हूँ, देखिए बहुत पहले जो है ना, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी, ओके। बहुत सारा जो है जुल्म हुआ है, जो भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे अभी SC ST कम्युनिटी के लोग हैं उनके ऊपर। लेकिन अब कम से कम हम तो ये ना करें, है ना, क्योंकि ये मॉडर्न टाइम चल रहा है और हमारा बस ये होना चाहिए कि एज अ ह्यूमन हम सबको देखें। किसी भी तरीके का भेदभाव हो रहा है तो आप जो है वो स्टैंड लीजिए, आप अपने परिवार में, और आप जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनको भी यही सिखाइए कि आपको जो है किसी भी बेसिस पे इनइक्वालिटी जो है उसको ख़त्म करना ही होगा और उसके लिए आपको समान व्यवहार करना होगा। किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं, किसी भी तरीके का छुआछूत आज के डेट में बिल्कुल मत करिए, है ना। अगर आप चाहते हैं कि भारत विकसित बने तो इसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी इसका सही उत्तर हो जाएगा, निर्भरता सिद्धांत। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी क्या कहता है? ह्यूमन कैपिटल थ्योरी फोकस करता है एजुकेशन और स्किल्स पे, है ना। ये कहता है कि भाई शिक्षा और कौशल, अगर ये दोनों चीज़ें अगर आप दोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, है ना। ये इकोनॉमिक ग्रोथ का इंपॉर्टेंट ड्राइवर यही है, एजुकेशन और स्किल देना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करता है, ये नहीं होगा। और फंक्शनलिस्ट थ्योरी क्या कहता है? जो कार्यात्मकतावादी सिद्धांत है, ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि सोसाइटी का जो कॉम्पोनेंट है
वो इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है और इनइक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता है। फंक्शनल बने रहने के लिए जो है आप बस काम करते रहिए, इनइक्वालिटी पे इसका भी फोकस नहीं होता, ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दिया हो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और बढ़ने से पहले देखिए, अगर आप पेपर 2 एजुकेशन की पढ़ाई करना चाहते हैं हमारे साथ तो 1999 प्राइस है, आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको पेपर 1 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बिल्कुल ही जो है डायनेमिक नोट्स। और अब मैं पेपर 2 का भी नोट्स मैं ही तैयार करता हूँ, है ना। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ, मैम जो है पढ़ाती हैं, उसका नोट्स जो है मैं रेडी करता हूँ। और इस वजह से उसमें आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो नोट्स है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से वहाँ पर, और नए नए जो भी एलिमेंट्स है वो ऐड किया जा रहा है, ताकि आपके लिए सुविधा रहे। आप एग्ज़ाम में जाओ तो आपको मिले कि हाँ, ऐसा नोट्स मिल रहा है जो कि मेरे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि जो मैं नोट्स बनाता हूँ आपको और किसी कोचिंग संस्थान द्वारा वैसा नहीं दिया जाएगा। उनके द्वारा किताब दिया जा सकता है, लोग तो आप देखते होंगे 2,500 रुपये में नोट्स बेच रहे हैं। तो मैं क्या कहूँ, अब ज़्यादा कुछ मैं बोलने के लिए नहीं है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कॉल कर लीजिए इसी नंबर पर, 9015958713 इज द नंबर, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन टेक द एडमिशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, इन हायर एजुकेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ एकेडमिक फ्रीडम इज प्राइमरली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। बताइए, उच्च शिक्षा में शैक्षणिक स्वतंत्रता की अवधारणा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस मूल्य से संबंधित है। शैक्षणिक स्वतंत्रता, एकेडमिक फ्रीडम पूछ रहा है, कौन से वैल्यूज से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आपके पास प्रोफेशनल ऑटोनॉमी यानी पेशेवर स्वायत्ता, दूसरा ऑप्शन है नॉलेज एक्सपेंशन यानी ज्ञान का विस्तार, तीसरा ऑप्शन है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी नैतिक जिम्मेदारी, और चौथा ऑप्शन है इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल यानी संस्थागत नियंत्रण। बताइए, हायर एजुकेशन में एकेडमिक फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है वो मेनली किससे रिलेटेड है, कौन से वैल्यू से रिलेटेड है। जो भी आपको लग रहा है इसका सही ऑप्शन होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। और वीडियो के हम हाफ वे में आ चुके हैं, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि हेल्पफुल हैं कि नहीं ये सेशंस आपके लिए। पहला ऑप्शन है आपके पास प्रोफेशनल ऑटोनॉमी। देखिए, एकेडमिक फ्रीडम ये अलाउ करता है एजुकेटर्स को और रिसर्चर्स को कि वो नॉलेज को परसू कर सकें, आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकें बिना किसी बाहरी इन्फ्लुएंस के, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के बिना। किसी भी प्रकार का जो है ना यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं चाहता है। और ये प्रोफेशनल ऑटोनॉमी को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए हायर एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमिक फ्रीडम। तो एकेडमिक फ्रीडम से क्या होता है, प्रोफेशनल ऑटोनॉमी आती है हायर एजुकेशन में। ये ऑटोनॉमी हमें, या जैसे जो टीचर हैं उनको क्या करती है, ये जो है ना उनको एक सुविधा देती है या फिर एक पावर देती है कि वो एक्सप्लोर करें, है ना, चीज़ों को वो खोजें, वो नवाचार लाएं, इनोवेट करें। साथ ही साथ जो भी अभी तक चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसको ही बस लगे हुए हो पढ़ाने में, उसको क्वेश्चन करिए, है ना। जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं उसको क्वेश्चन करिए। और अगर चाहते हो कि इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस हो, है ना, अगर चाहते हो कि बौद्धिक विकास होगा, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी। आपको एक्सप्लोर करना होगा, इनोवेट करना होगा, क्वेश्चन करना होगा नॉलेज को, तभी जाके इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस हो पाएगा। तो एकेडमिक फ्रीडम एजुकेटर्स और रिसर्चर को नॉलेज को परसू करने के लिए, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए बिना किसी बाहरी वहाँ पर इंटरफेरेंस की हेल्प करता है। और इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेशनल ऑटोनॉमी। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दिया हो। नॉलेज एक्सपेंशन जो है क्या है, तो नॉलेज एक्सपेंशन एकेडमिक फ्रीडम का एक गोल है, लेकिन डायरेक्टली ऑटोनॉमी से रिलेटेड नहीं होता है। इसमें हम नॉलेज को एक्सपैंड करने के बारे में देखते हैं कि क्या क्या हम रिसर्च करके और उसमें कुछ जोड़ सकते हैं। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है एकेडमिया में, अगर आप पढ़ा रहे हैं, अगर आप रिसर्च करा रहे हैं, वहाँ पर जरूरी है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन फ्रीडम जो रिसर्च में होता है ना उससे सेपरेट है ये। और अगर इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल के बारे में बात करें तो एकेडमिक फ्रीडम जो है ना वो इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल को रोकता है ना। तो ये तो अपोजिट हो गया, इसको ये रोकता है, ना कि इसको बढ़ावा देता है, ताकि ऑटोनॉमी आ सके, स्वायत्ता आ सके। तो अगर आप ऑटोनॉमी लाना चाहेंगे तो कंट्रोल को कम करना चाहिए, है ना। नियंत्रण अगर कम होगा संस्था का, तभी तो स्वायत्ता आएगी, तभी तो ऑटोनॉमी आएगी। टीचर के पास इतनी स्वायत्ता होनी चाहिए कि किस तरीके से वो अपने शिक्षण पद्धति को अपने कक्षा में ला रहा है, कौन से शिक्षण पद्धति वहाँ पे लगा रहा है, वो सुविधा उसके पास होनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रोफेशनल ऑटोनॉमी। और फिफ्थ क्वेश्चन का आई होप कि आपने सही उत्तर दिया हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा छठा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन नॉइज दैट अफेक्ट्स बोथ सेंडर एंड रिसीवर परसेप्शंस बट इज नीदर फिजिकल नॉर टेक्निकल। क्वेश्चन अच्छा है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार शोर का उदाहरण है जो प्रेषक और प्राप्तकर्ता की धारणाओं को प्रभावित करता है, लेकिन न तो भौतिक है, ये फिजिकल भी नहीं है, और ना ही ये टेक्निकल है या तकनीकी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है लैंग्वेज जार्गन, यानी भाषा का जार्गन जो होता है ना, वो ऐसे तरीके से बात करना, ऐसा जार्गन्स यूज करना जो कि किसी को समझ ही ना आए, है ना।
अलग अलग टाइप के आप मुहावरे, लोकोक्तियाँ बोल रहे हो, है ना। साइकोलॉजिकल प्रेजुडिस यानी मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस यानी पर्यावरणीय अशांति। और चौथा ऑप्शन है मीडिया विकृति यानी मीडिया डिस्टॉर्शन। आपको क्या लग रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का क्या सही उत्तर होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे और हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज जार्गन, ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, ये भाषा से रिलेटेड है। इसमें जरूरी नहीं है कि कोई बायस आए। यहाँ पर क्या बात कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है ना बायसनेस के बारे में। यहाँ पर बात कर रहा है किसके बारे में कि भाई इनमें से कौन सा एक कम्युनिकेशन नॉइज़ का एग्जाम्पल है जो सेंडर और रिसीवर के परसेप्शन को यहाँ पर अफेक्ट करता है। परसेप्शन के बारे में बात हो रहा है, धारणा के बारे में बात हो रहा है। तो ये लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, ये जो है एक नॉइज़ के तौर पे काम करेगा एज ए लैंग्वेज बैरियर, लेकिन धारणा जो है नहीं, धारणा के बारे में ये नहीं है, तो ये नहीं होगा। साइकोलॉजिकल प्रेजुडिस, देखिए साइकोलॉजिकल नॉइज़ क्या होता है, जैसे हमारे मन में कुछ पूर्वाग्रह बैठा हुआ है। आपने जो है किसी को देखा, किसी समुदाय में आप गए, आपके दिमाग में है कि हाँ ये लोग, जैसे आप गए, मैंने बार बार बात किया क्योंकि आजकल मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, एक टॉपिक है हेड हंटर्स, और ये नागालैंड का एक कम्युनिटी है। पहले क्या करते थे, ये हेड हंटिंग करते थे, मतलब अपने दुश्मनों को मार के और उनका ऐसे गला काट के, और वो मतलब उनके लिए बहुत प्राउड की बात होती थी। अब सोचिए कि आप गए इन हेड हंटर्स के पास, अभी भी ये वहाँ पर हैं नागालैंड में, लेकिन अब ये काम नहीं करते हैं, ये हेड हंटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये डेमोक्रेसी में रहने के लिए जो भी नियम कानून होता है वो फॉलो करते हैं। लेकिन आपके मन में ये हेड हंटर्स के खिलाफ ऐसा बैठा हुआ है कि मैं अगर जाऊँगा, इनके ऊपर रिसर्च करूँगा और कहीं इन्होंने जो है मेरे ऊपर हमला कर दिया, हेड हंटिंग कर दिया, तो ये हमारे मन में पूर्वाग्रह बैठा हुआ है। और इससे क्या होगा कि हम जो भी चीज़ें जो है हम करेंगे ना वो अफेक्ट होती जाएंगी। आप उससे क्या जो भी आप कम्युनिकेट करोगे, तो जितना खुल के आप बात करना चाहते हो वो नहीं बात कर पाओगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेजुडिस बैठा हुआ है आपके मन में। तो इससे सेंडर और रिसीवर दोनों के ही परसेप्शंस जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, बायसेस आता है ना, किसी न किसी तरीके से जो है इसमें बायसनेस आने लगेगा। जो आप कहना चाहते हो वो कह नहीं पाओगे, और इससे मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, यानी कि समझने में भी फेर हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी बात सही से कह ही नहीं रहे हो, डर के मारे आपके मन में पूर्वाग्रह बैठा हुआ है। तो फिजिकल और टेक्निकल नॉइज़ नहीं होता है, साइकोलॉजिकल नॉइज़ है जो कि हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती है। तो ये साइकोलॉजिकल ही तो हुआ, ये हमारे दिमाग में तो बैठा हुआ है ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब वो चीज़ें वो नहीं करते, अब तो बहुत ओल्ड एज में वो चले गए हैं, और वो एक तरीके से जो है ना एक धरोहर ही है हमारे लिए कि हम उनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। क्या होता था उस समय पे वो बता सकते हैं आपको, उनके ऊपर रिसर्च आप कर सकते हो, क्योंकि उस समय पे मेनली जो है ह्यूमन फाइट्स होते थे, और उस समय पे जो है ये चीज़ें वो चलन में थी। तो इमोशनल बायस हो सकता है, प्री कॉन्सेप्ट नोशन हमारे मन में पहले से ही कुछ बैठा हुआ है, और ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती हैं। ये नॉइज़ जो है ये डिस्टॉर्ट कर सकता है कम्युनिकेशन को, कैसे कि हम कैसे कोई भी मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं, उसको कैसे हम उसका व्याख्यान करते हैं, ये भी इस पर इफेक्ट आता है। हमारा जो पुराना जो भी हमारा एटीट्यूड है वो भी इस पर इफेक्ट करता है, और मैसेज के कंटेंट पे हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। मान लीजिए आप उनसे बात कर रहे हो, आप डरे हुए हो, अब वो क्या कह रहे हैं आप समझ ही नहीं आ रहा, तो ये चीज़ें जो है ना साइकोलॉजिकल प्रेजुडिस, मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस, तो ये फिजिकल नॉइज़ हो गया, जैसे कम्युनिकेशन करते समय जो है कोई भी शोर आ रहा है, कहीं हॉन्किंग हो रहा है, हॉर्न बजा रहा है कोई, तो कहीं पे जो है बहुत ज़्यादा अगर डीजे बज रहा है, तो ये सब क्या हो गया, इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस हो गया। मीडिया डिस्टॉर्शन क्या है, तो बाहरी इन्फ्लुएंस अगर इन्फॉर्मेशन के ऊपर है ना, पर्सनल मेंटल बैरियर नहीं है, आपने मीडिया का डिस्टॉर्शन है, मीडिया ने कुछ जो है बताया, उसके लिए दिमाग में हमारे कुछ अलग जो है हमारा सोच हो गया, तो ये बाहरी इन्फ्लुएंस है, ये इंटरनल इन्फ्लुएंस नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दिया हो। 7वें प्रश्न पे चलते हैं। इन लॉजिकल रीजनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट टाइप्स इन्वॉल्व्स मूविंग फ्रॉम जनरल प्रीमाइस टू ए स्पेसिफिक कंक्लूजन एंड इज इवेल्युएटेड बाय इट्स लॉजिकल वैलिडिटी। बहुत ज़्यादा जो है इस पर समय नहीं देंगे, बहुत आसान प्रश्न है, तो इसका उत्तर जल्दी से आप जाके नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। सबका सही उत्तर आना चाहिए, 10 बार इसको हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। कह रहा है कि मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जब भी बात आए सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाने का, तार्किक तर्क में निम्नलिखित में से किस तर्क प्रकार में सामान्य आधार से विशिष्ट निष्कर्ष की ओर बढ़ना शामिल है और इसकी तार्किक वैधता के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है, तो बताइए कौन सा होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक तर्क। दूसरा है इंडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक तर्क, एबडक्टिव रीजनिंग और एनालॉजिकल रीजनिंग। तो बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। देखिए इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग में आप इंड्यूस करते हो, मतलब स्पेसिफिक से जनरल जाते हो, एक एक स्पेसिफिक आपके पास इंस्टेंस आता जाता है, एक एक केस आएगा और हर केस के ऊपर आप देखो कि हाँ क्या ट्रेंड चल रहा है और उस ट्रेंड के आधार पे आप जनरल कंक्लूजन तक पहुंचोगे। तो स्पेसिफिक टू जनरल जाना इंडक्टिव है। एबडक्टिव क्या होता है, ये कि मोस्ट लाइकली क्या एक्सप्लेनेशन होगा, कुछ हद तक जो है सबसे ज़्यादा जो है क्या चांसेस हैं कि किसी चीज़ का क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है, गारंटी नहीं होता है, तो ये एबडक्टिव रीजनिंग हो जाएगा। वही अगर हम बात करें एनालॉजिकल रीजनिंग की,
एनालॉजिकल रीजनिंग क्या करता है, ये पैरेलल्स ड्रॉ करता है, लेकिन लॉजिकल वैलिडिटी कंक्लूजन का ये यहाँ पर इंश्योर नहीं करता है, तो एनालॉजिकल रीजनिंग भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, डिडक्टिव रीजनिंग। निगमनात्मक तर्क में क्या होता है, आप जो है ना जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ जाते हो, एक मेथड है जो कि फॉर्मल लॉजिक में यूज होता है ना। तो इतना ज़्यादा इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लीजिए कि लॉजिकल स्ट्रक्चर और इंटरनल कंसिस्टेंसी जो होता है ना, उसके हिसाब से इसको इवेलुएट किया जाता है। और जनरल टू स्पेसिफिक जाने के लिए डिडक्टिव रीजनिंग ही सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है हमारा, इन अ रिसर्च कॉन्टेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ डी ब्रीफिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइंस। बताइए शोध संदर्भ में यहाँ पर स्पष्ट व्याख्यान का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस शोध डिजाइन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। पहला ऑप्शन आपके पास प्रायोगिक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। दूसरा ऑप्शन है निरवंश विज्ञान शोध, एथनोग्राफिक रिसर्च। तीसरा ऑप्शन है कार्यवाही शोध, एक्शन रिसर्च। और चौथा ऑप्शन है हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक शोध। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिख के, और जो आपको लग रहा है इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। मैं एक एक ऑप्शन फिर डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। बात कर रहा है डी ब्रीफिंग, है ना, स्पष्ट व्याख्यान, किस चीज में, रिसर्च में। बताइए अगर रिसर्च के संदर्भ में हम देखें तो क्या होता है डी ब्रीफिंग। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये चीज होता है ना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में डी ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल होता है ना डी ब्रीफिंग। और खास तौर से जो साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक जो अध्ययन आप करते हैं, साइकोलॉजिकल स्टडी करते हैं, इसमें उस केस में जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, वो या तो डिसीव या जो है ना कंट्रोल्ड कंडीशन में वो होते हैं, यानी कि वहाँ पर आप कंट्रोल्ड कंडीशन में जो है उनका स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जो स्टडी का पर्पज है एक्सपेरिमेंट के बाद, अब वो एक्सप्लेन करना, ये इंश्योर करना कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके पास कोई मिसकॉन्सेप्शन ना रह जाए। अगर आपके पास से वो जा रहे हैं तो उनके सारे मिसकॉन्सेप्शंस खत्म हो जाए। ये आपका जो है एथिकल रिक्वायरमेंट है, ताकि किसी भी तरीके का टेम्प्रोरी डिसेप्शन या डीब्रीफ, आप हर चीज़ बताओगे उनको, है ना, तभी जाके जो है आप ट्रस्ट मेंटेन कर पाओगे रिसर्च में। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है, कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है, चीज़ों को आप बताते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से, और ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ना, नैतिक जिम्मेदारी है आपकी। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या प्रायोगिक शोध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर एथनोग्राफिक रिसर्च के बारे में बात करें तो डी ब्रीफिंग यहाँ पे नहीं होता है, ये ऑब्जर्वेशनल होता है ना। इसमें अवलोकन करते हो, आप उनके नेचुरल सेटिंग में जाते हो और ये चीज़ करते हो। तो निरवंश विज्ञान शोध नहीं होगा। कार्यवाही शोध या एक्शन रिसर्च जो है ना, ये कोलाबरेटिव होता है, इसमें बहुत सारे पार्टीज शामिल होते हैं, और जैसे ये आपको ना इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ होता है, और खासतौर से क्लासरूम का अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए टीचर्स यूज़ करते हैं एक्शन रिसर्च। तुरंत जो है, मान लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट उन्होंने चेंज किया, और सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करके वो देखना चाहेंगे कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चे जो है शोर मचा रहे हैं नहीं मचा रहे हैं, तो तुरंत इसका जो है उनको प्रभाव भी दिख जाता है। तो ये कहते हैं एक्शन रिसर्च। और हिस्टोरिकल रिसर्च ऑफ कोर्स यहाँ पर डेटा एनालिसिस करते हो, जो भी हिस्टोरिकल डेटा है उसके आधार पर, इसमें पार्टिसिपेंट्स नहीं होते हैं ऐतिहासिक शोध में, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 9वां प्रश्न है, इन टीचिंग एप्टीट्यूड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि फैक्चुअल प्रश्न भी पूछा जाता है। शिक्षण योग्यता में, शिक्षा में जो स्कैफोल्डिंग की अवधारणा निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने से सबसे अधिक संबंधित है। मतलब कुल मिला के पूछ रहा है कि किन्होंने स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, किसने दिया था। पहला है जीन पियाजे, दूसरा है लेव वाइगोस्की, तीसरा है जेरोम ब्रूनर, और चौथा है हार्वर्ड गार्डनर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिख के आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। अगर आप सीटेट वगैरह की तैयारी करते होंगे तो इसमें जो है ये बहुत कॉमन है ना। तो स्कैफोल्डिंग एजुकेशन थ्योरी में बताइए, जीन पियाजे के बारे में अगर बात करें तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज जो है ना, उसको डेवलप किया था इन्होंने। अभी आप देख रहे हो ना, जो हमारा ये 5+3+3+4 वाला पैटर्न चल रहा है, तो 5+3+3+4 यही जो है स्टेजेज के आधार पर इनको डिज़ाइन किया गया है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेज जो है जीन पियाजे ने दिए थे, जिसमें इन्होंने SPCF के बारे में बात किया था, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, है ना। तो ये जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेज को इन्होंने किया था। सोशल लर्निंग के बारे में इन्होंने कभी बात नहीं किया था ना। और स्कैफोल्डिंग एक सोशल लर्निंग थ्योरी है, एक सामाजिक जो है अधिगम का सिद्धांत होता है ये, तो ये नहीं होगा। समाज के बारे में जीन पियाजे बात करते ही नहीं है। ले वाइगोस्की जो है ना, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था स्कैफोल्डिंग, यही इसका सही उत्तर होगा, है ना। तो इसको स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। स्कैफोल्डिंग एक टीचिंग मेथड है ना, जहाँ पर हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए कि बच्चा कहीं फंस रहा है, तो आपने उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। कैसे आप साइकिल चलाते थे बचपन में
और यहाँ पर जो है आप साइकिल चलाते थे और यहाँ पर आपके पीछे पेरेंट्स या गार्जियन जो भी होते थे वो पीछे से पकड़े हुए रहते थे। लेकिन जब उनको पता चलता था कि हाँ अब ये छोड़ना इंपॉर्टेंट है पीछे से, और आप जो है वो साइकिल जो है चलाते जाते थे और आगे जो है आपको ये पता चलता था कि अब सपोर्ट मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी आपने साइकिल चलाती, तो स्टार्टिंग में ये सपोर्ट मिला, बाद में ये सपोर्ट हटा लिया जाता है जब ये लगता है कि हाँ अब जरूरत नहीं है। इसी को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग, है ना। एक टीचिंग मेथड है जहाँ पर हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, नए नए कॉन्सेप्ट्स अगर वो सीख रहे हैं तो उसमें, और ये असिस्टेंस होता है, बहुत हल्का सा एक पुश मिल जाता है उनको और धीरे धीरे करके हम रिमूव कर लेते हैं जैसे जैसे कॉम्पिटेंस बढ़ता जाता है। तो सेम वही साइकिल सीखने वाला जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर उससे जोड़ के आप देख सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट है ZPD, वो भी इससे रिलेटेड है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब मान लीजिए कि आप खुद से ये सर्कल समझ लीजिए कि आप खुद से इस सर्कल के बराबर सीख पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ, तो आपका दायरा जो है इतना बढ़ जाता है। तो ये जोन जो है ना यहाँ से और यहाँ जाने का, इसी को हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और ये कैसे आप यहाँ से यहाँ की दूरी तय करोगे? मान लीजिए यहाँ पर आपका नेट आ रहा है और ये इधर जो है JRF है, और JRF के लिए आपको ये एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत है, तो यानी कि इसका फोल्डिंग की जरूरत है ना। आप समझिएगा कितने अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। अब इस दूरी को आप कैसे तय करेंगे? ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसको हम कहते हैं, और इसको तय करने के लिए आपको एक MKO की जरूरत है, मोर नॉलेजेबल अदर। एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपसे ज़्यादा ज्ञान है, वो आपको स्कैफोल्ड करेगा, आपको जो है हेल्प करेगा और आप इस दूरी को तय कर पाएंगे। तो समझिए ये सारे ही कॉन्सेप्ट लेव वाइगोस्की ने दिए थे और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाइगोस्की की जो थ्योरी है जोर डालती है सोशल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग पे, यानी कि अगर आप सामाजिक रूप से सीखेंगे तो सबसे बेहतर सीखेंगे। कोलाबोरेशन यानी सहयोग के माध्यम से सीखने के बारे में ये बात करते हैं, और किससे सहयोग? अपने सहपाठियों से, अपने पीयर्स से, अपने कॉलीग से, या फिर अपने जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, उनसे अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो यही इसका सही उत्तर होगा। अगर हम ब्रूनर के बारे में बात करें तो इन्होंने डिस्कवरी लर्निंग को डेवलप किया था, है ना। तो डिस्कवरी लर्निंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो ब्रूनर। और हार्वर्ड गार्डनर जो है, इनको मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आपने सुना होगा, हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, उसके लिए इनको जाना जाता है। तो ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दिया हो। और देखिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, अच्छे तरीके से समझ पाते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को, तो आप जो है एनरोल कर सकते हैं हमारे पेपर 1 बैच में। पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है, 899 का ये प्राइस का रखा गया, बहुत ही मिनिमल नॉमिनल प्राइस है और लगभग सभी इसमें अफोर्ड कर सकते हैं। नंबर ये दिया हुआ है 9015958713, और इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे बाउंस बैक बैच से जुड़ सकते हैं, अपने तैयारी को बिल्कुल बेहतर बना सकते हैं, अपने JRF के ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 10वां प्रश्न। और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है, आप बधाई के पात्र हैं। वाकई में मान के चलिए कि बहुत कम लोग हैं, आप वो टॉप 1% में आते हैं जो कि बिल्कुल ही यहाँ पर डिसिप्लिन्ड होके और पढ़ते हैं। अगर आपने पूरा सेशन देखा है तभी। तो ये परसिवरेंस इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूँ ये परसिवरेंस इंपॉर्टेंट है। लगातार एक ही चीज़ को कर पाने की आपकी क्षमता जो है ना, ये एक दिन आपको बहुत सफल बनाएगी। और आप देख लीजिएगा, मैं गारंटी देता हूं कि आप सफल होंगे। अपने दिमाग में इस बात को डालिए, आप इस बात को जो है 10 बार किसी कॉपी में लिखिए, हर बार अपने आप को बताइए कि मैं सफल होऊंगा, मैं सफल होऊंगा। 10वां प्रश्न है ICT का। इन ICT साइबर रेजिलियंस इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स टू इंश्योर डेटा प्रोटेक्शन एंड रिकवरी, है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए ICT में जो साइबर रेजिलियंस होता है, इसमें डेटा सुरक्षा और पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल होते हैं? पहला है डेटा इंक्रिप्शन एंड क्लाउड बैकअप, दूसरा ऑप्शन है फिजिकल सिक्योरिटी एंड डिजिटल आर्काइविंग, तीसरा ऑप्शन है फायरवॉल सेटिंग्स एंड एक्सेस कंट्रोल, और चौथा ऑप्शन है थ्रेट इंटेलिजेंस एंड इंसिडेंट रेस्पॉन्स। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 लिख के और नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। साथ ही साथ मेंशन कर देंगे कि आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और लाइक अगर नहीं किया वीडियो को तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। एक एक ऑप्शन डिस्कस करते हैं। देखिए साइबर रेजिलियंस जो है ना, क्या होता है? साइबर रेजिलियंस फोकस करता है सिर्फ साइबर थ्रेट को प्रिवेंट करने पर नहीं, बल्कि इसकी एबिलिटी कि हम कैसे रिकवर कर लें स्विफ्टली। और इसमें थ्रेट इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होता है, हम पोटेंशियल रिस्क क्या क्या हैं, कौन कौन से रिस्क हैं, इसको पहचान कर सकें और रिस्पॉन्स दे सकें, ताकि किसी भी तरीके का ब्रीच जो है, डेटा ब्रीच, डेटा की चोरी ना हो, है ना। अगर हम बात करें डेटा इंक्रिप्शन और क्लाउड बैकअप की, तो प्राइमरली इसका डेटा सिक्योरिटी पे फोकस होता है, रेजिलियंस पे नहीं, है ना। रेजिलियंस पे फोकस नहीं होता है, बल्कि सिक्योरिटी पे फोकस होता है, तो ये होगा नहीं। फिजिकल सिक्योरिटी एंड डिजिटल आर्काइविंग, तो देखिए फिजिकल प्रोटेक्शन ये आपको दे देता है, स्टोरेज के बारे में जो भी आपका डेटा है, लेकिन साइबर अडेप्टेबिलिटी नहीं है इसमें, यानी कि ऑनलाइन आपकी चोरी हो सकती है। फिजिकल का मतलब ये हो गया कि हाँ, आपका अगर कोई फिजिकल डिवाइस चोरी करके ले गया तो वहाँ पर उसको आप बचा सकते हो, लेकिन ऑनलाइन नहीं, तो ये भी नहीं होगा। फायरवॉल सेटिंग्स एंड एक्सेस कंट्रोल, देखिए अनऑथोराइज एक्सेस को ये रोक सकता है। फायरवॉल सेटिंग मतलब जो अनअधिकृत जो यहाँ पर एक्सेस होता है,
कि आपके परमिशन के बिना अगर आपके फाइल्स को कोई ले ना ले, उसको चुरा ना ले, इसको तो ये रोक सकता है फायरवॉल सेटिंग और एक्सेस कंट्रोल, लेकिन ये रेजिलियंस को जो है डायरेक्टली एनहेंस नहीं करता है। अब ये रेजिलियंस होता क्या है इसको समझिए, है ना। रेजिलियंस हमने कई बार बात कर लिया, ये होता क्या है रेजिलियंस, तो देखिए समझते हैं बढ़िया से। रेजिलियंस जो है ना वो आपका, अगर हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी के यहाँ पर संदर्भ में देखें तो सिस्टम या नेटवर्क या इंफ्रास्ट्रक्चर की एबिलिटी कि वो कैसे अडाप्ट करेगा और बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा जो भी फेलियर हुआ। मान लीजिए कि डेटा चोरी हुआ और होता है ना किसी का वेबसाइट हैक हो जाता है, लेकिन उस वेबसाइट को वापस से उसी स्टेट में लाना, वापस से उसको जो है हैकर से छुड़ाना, यही रेजिलियंस होता है। तो ये क्वालिटी जो है ना इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि आईसीटी की सर्विस हमेशा अवेलेबल रहे, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन से इंडिविजुअल जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिलाई करते हैं, है ना। तो रेजिलियंस क्या कर सकता है, ये बैकअप सिस्टम होता है या ऑल्टरनेट पाथ होता है, और अगर एक चीज़ फेल हो गया तो दूसरा चीज़ आप कैसे जो है उसको काम करना स्टार्ट करेंगे, है। तो रिकवरी करने के लिए आपके पास प्लान या प्रोसीजर, ताकि आप कैसे रीस्टोर करेंगे सिस्टम को, कैसे डेटा को रिकवर करेंगे, वापस कैसे ले आएंगे, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया जैसे कोई साइबर अटैक हो गया, और उस केस में आप कैसे बैकअप जो है उसको आप वापस लेके आएंगे, कैसे आप रिकवरी करेंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करता है ये साइबर रेजिलियंस। तो थ्रेट इंटेलिजेंस और इंसिडेंट रिस्पॉन्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे होगा बता रहा हूँ। तो देखिए साइबर रेजिलियंस जो है ना ये प्रायोरिटाइज करता है प्रोएक्टिव मेजर्स, जैसे मॉनिटर करते हो आप थ्रेट को, है ना, कि थ्रेट क्या क्या हो सकते हैं, पहले से ही आप रेडी रहते हो, तो ये थ्रेट इंटेलिजेंस के माध्यम से आप करोगे। इंसिडेंट अगर कोई होता है तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, तो आप ड्रिल वगैरह करते रहते हो। ड्रिल का मतलब क्या हो गया कि बार बार पहले से ही बीच बीच में इसका जो एक्सरसाइज होता है। आपने देखा होगा कि फायर फाइटर्स जो होते हैं तो आग लगने का प्रैक्टिस, वो कि अगर आग लग जाए तो कैसे उसको बुझाएंगे, पहले से ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। वैसे ही अगर कोई हैक कर लिया तो उस केस में आप क्या क्या करोगे, ये पहले से ही जो है ये रिस्पॉन्स आपको तैयार करके रखना होगा, ये इंटेलिजेंस आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अपनी ऑपरेशनल कंटिन्यूटी रख पाएगी साइबर अटैक होने के बावजूद भी। तो यही इसका सही उत्तर होगा, खतरा, बुद्धिमत्ता और घटना प्रतिक्रिया। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना जरूरी था। इंपॉर्टेंट प्रश्न ज़्यादा थे, इसलिए एक्सप्लेनेशन ज़्यादा बड़ा हो गया। अब ज़्यादा इस वीडियो को आगे और नहीं बढ़ाएंगे, इस वीडियो में यहीं तक। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और मैं आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ऐड कर पाया हूँ। छोटी दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए दिवाली में सेफ दिवाली मनाइएगा, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि पटाखा मत फोड़िएगा, मन भर पटाखा फोड़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साल में एक बार ये करना होता है, लेकिन सेफ्टी से रहिए, किसी को जो है ना नुकसान मत पहुँचाइए। जानवरों को भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। देखिए जानवर जो है ना वो बेजुबान होते हैं, वो किसी से बोलते नहीं है, तो उनका ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है। तो कुत्तों को और ऐसे चीज़ों को ज़्यादा परेशान मत करिए, कोई भी जानवर जो है ना उसको परेशान मत करिए। आप बहुत ही सेफली जो है अपनी इस दिवाली को, ये खुशी का त्यौहार है, खुशी से मनाइए। तो इस वीडियो में यहीं तक, मैं मिलता हूँ अगले संस्करण के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।